प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, कोविड का ऐसा मामला है कि हर कोई खौफज़दा है। हो ये रहा है कि लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी डेड बॉडीज़ वापस आ रही हैं। कोई अफोर्ड कर सकता है और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी के पास तो 1 लाख रुपये भी देने की सकत नहीं होती। तो ऐसे में क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है जिसको यूनानी मेडिसिन कहा जाता है। और एलोपैथी के पॉपुलर होने से पहले तो यूनानी ही प्रैक्टिस की जाती थी। और लाखों लोग जो है मर्ज से शिफायाब भी हुआ करते थे, अब भी हो रहे हैं। मगर चूंकि एलोपैथी पे ज़्यादा फोकस है, रिसर्च डेवलपमेंट और जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी एलोपैथी को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यूनानी को थोड़ा बैक स्टेज में कर दिया गया है। मगर इसकी इम्पॉर्टेंस कम नहीं हो सकती। यूनानी के अपने जो है प्लस पॉइंट्स हैं, उसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, अफोर्डेबल जो है उसका इलाज होता है। तो हम आज फोकस करेंगे कोविड का यूनानी तरीक़े इलाज और कोविड से किस तरह से बचा जाए, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हुए या फिर घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हुए। इस गर्ज से हमने दावत दी है रिसर्च स्कॉलर इन थायराइड एमडी यूनानी डॉक्टर रूही खातून को। डॉक्टर रूही खातून, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी रिसर्च थायराइड के बारे में तो आप बाद में भी बात कर सकते हैं। अब मैं पूरा फोकस करना चाहूँगा कोविड के इलाज के ऊपर। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कोविड का इलाज कर रही हैं तो कब से कर रही हैं और कितने लोगों को आपने अब तक शिफा अता की है अल्लाह के फजल करम से? जी, मैं लास्ट ईयर जून से स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन आई हैव स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। तो पहले मेरे करीबी जान पहचान के लोग थे, उन्होंने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट। फिर नियर एंड डियर वंस, फिर पेशेंट्स होते क्रिटिकल पेशेंट्स भी जो निमोनिया थर्ड स्टेज में आ जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू बेयर द हाई एक्सपेंडिचर्स। जैसा मैं आए दिन अपनी पोस्ट में बताते रहती हूँ कि हर एक के बस की बात नहीं होती 3 लाख 4 लाख 5 लाख पे करना, क्योंकि ऑलरेडी हैदराबाद और इंडिया बहुत ही बैक जा रहा है लास्ट ईयर से। तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा है। तो उस वजह से मैं चाहती हूँ कि जहां तक हो सका ग्रीक मेडिसिन से, हर्बल मेडिसिन से, जो आप ये समझते हो कि आप ठीक हो सकते हो 70,000 की दवाई से, 1 लाख की दवाई से, रेमडेसिविर से, इंजेक्शन से, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा तकवीत वाले ऐसे दवाएं मौजूद है तिब्बे यूनानी में, जिसका इस्तेमाल आप करके आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो और शिफायाबी की तरफ मुकम्मल जा सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो जब ये मर्ज नया नया था तो आपको क्या लगा कि कौन सी दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए कि ये एकदम नया वायरस है, इसको कैसे जो है अटैक किया जाए और उसे कमज़ोर किया जाए, उसे मार दिया जाए? नहीं, ये नया अभी मॉडर्न मेडिसिन में नया है, लेकिन हमारे तिब्बे यूनानी में ये मेंशन्ड है। सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन बोलकर एक सब्जेक्ट होता है हम लोग को, एक बुक होती है जिसमें अच्छा। इसका जिक्र किया गया है, जो हम बहुत ही सालों पहले स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में। उसमें इसका तस्करा किया गया है कि सार्स जिसको कहा जाता है, सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बारे में हमारे मेडिसिन में हमारे हकीमों ने पहले बताया था, जिसको कहा जाता है वबाए नजली, नजलाए वबाई भी कहते हैं, यानी वबा यानी फैलने वाला नजला। तो ये एक सर्दी खांसी जुकाम नजला है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस में जाकर निमोनिया के स्टेज में फॉर्म होता है। वहां से इसके और अदर साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पर, ब्लड क्लॉट होना, हार्ट अटैक आना। तो हमारे पास तिब्बे यूनानी में इसका जिक्र पहले से मौजूद है, जिसको नज़ला वबाई कहा जाता है। सोशल एंड प्रिवेंटिव बुक ऑफ मेडिसिन जो होती है यूनानी की, हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से इस बारे में पढ़ चुके हैं, इसके ट्रीटमेंट के तौर पर काफी तौर पर प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी बेसिस पर, उसी रिसर्च पर, उसी स्टडीज के यानी बेसिस पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन के कंपेयर में यूनानी बहुत आगे है। अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ये बात जरूर एक दिन प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में आप देखेंगे दुनिया पूरी हर्बल ग्रीक मेडिसिन की तरफ जाएगी, और क्योंकि ये भी मॉडर्न का इफेक्ट होता है इंस्टेंट और फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बट ये आप ठीक करेगा फ्रॉम रूट
and to permanent. ओके। और इससे और एक बात ये ज़ाहिर होती है कि यूनानी के जो इलाज करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल खौफज़दा नहीं है, क्योंकि उनके लिए नई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप अपने स्टडीज पर कॉन्फिडेंस हो, अपनी प्रैक्टिस पर और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर आप अच्छी नीयत से किसी को फायदा पहुंचाने की नीयत से अगर आप ट्रीट करते हो तो जरूर इसमें शिफायाबी है आपको। क्योंकि ठीक। मेरा मकसद, मैं स्पेशली मेरी प्रैक्टिस का मकसद, मैं गरीब आवाम के लिए मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। मेरा ठीक। मकसद यही है कि क्योंकि अमीर लोग तो आप कैसे भी जाके अच्छे से इलाज करा लेंगे आप, हम्म, लेकिन गरीब लोग बीच में मारे जाते हैं, ना ठीक है। दवा ना डॉक्टर। तो उनके लिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे आसान नुस्खे, ऐसा मेडिसिन आसान हो जाए कि वो घर बैठे अपने आप को ट्रीट कर सके। यानी अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो आप हमसे राब्ता पैदा कर सकते हैं, हम आपका इलाज बहुत ही आसानी से और नेचुरल तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी पेशेंट में कोविड के आसार पाए जाते हैं, जैसे कि सूंघने की सलाहियत या चखने की सलाहियत ख़त्म हो गई और इसके अलावा बुखार वगैरह है, तो क्या आप आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट का इंतज़ार करेंगे या फिर आप उसका इलाज शुरू कर देंगे? देखिए, सिर्फ कोविड में सूंघने की सलाहियत या चखना टेस्ट ये खत्म नहीं होता। हर एक वायरल इन्फेक्शंस में, जैसे कि आपने पहले सुना होगा कि बुखार आने पर मुंह कड़वा हो जाना, टेस्ट नहीं आना, तो ये भी एक अलामत है कि आप एक वायरल इन्फेक्शन से लड़ रहे हो। तो आपके टेस्ट बड्स उस टाइम पर प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे ड्यू टू ऑफ द कोटिंग। तो आपका ये नहीं, चखने की सलाहियत, टेस्ट की सलाहियत, खुशबू आना करना, ये हर एक इन्फेक्शंस में, स्पेशली नज़ले की, क्योंकि नेसोफैरिंजियल ट्रैक से इन्फेक्टेड होते हो आप, हुँ, तो हुँ। डेफिनेटली ये चीजें आपके टारगेट करेगी। यही, ऐसा नहीं है कि आप डेफिनेटली कोविड पेशेंट हो। हाँ, उसके साथ अगर आपको एक्सट्रीम फटीग हो तो फिर हम डायरेक्टली कुछ टेस्ट करवा लेंगे, क्योंकि अभी पैंडेमिक की वजह से वेट नहीं कर सकते, हुँ, वबा इतनी तेजी से फैल रही है। तो अर्ली साइंस में ही अगर आपको, आप डायग्नोसिस करवा लें, सेल्फ डायग्नोसिस करवा लें, डॉक्टर का इंतजार ना करें आप। ठीक है। तो आप कोविड के जरिए कुछ यू कैन गेट द क्लो हुँ, एंड 5 से 6 दिन के बाद अगर आप रिकवर नहीं हो रहे हो तो देन यू हैव टू गो फॉर अ HRCT। आप डायरेक्ट करवा सकते हो अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो, या नहीं तो फिर आप RT-PCR के चार्जेस कुछ कम है, फिर उसमें आज करवा के अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ एंड कंडीशन आप, हम डायग्नोसिस का यानी सेलेक्ट करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है पेशेंट का, कंडीशन देख के हम इसके फाइनेंशियल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खांसी बुखार होते कि उसको HRCT करवा देंगे, डी डाइमर करवा देंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन करवा देंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि इंसानी जिस्म जब तक है तो तब तक बीमारी लगी हुई है इंसान को। हुँ, हुँ। फसला होना, सर्दी होना, खांसी होना, जुकाम होना, ये तो इन्फेक्शन से लड़ना हमारी बॉडी का काम ही वही है। ठीक है। जब आप उस फेज में एंटर होते हो तो फिर जरूर आपको इस टेस्ट के यानी हम एडवाइस करें। ठीक है। जब किसी में इब्तदाई असरात मौजूद होते हैं कोविड के, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाने के बाद वो वर्स्ट कंडीशन में क्यों जा रहा है? क्या इलाज में, तशख़ीस में गड़बड़ हो रही है या फिर जो आर प्रॉपर दवा है वो नहीं पहुंच रही है? लेट मी नो, आर यू टॉकिंग अबाउट अ मॉडर्न मेडिसिन और यूनानी कॉन्सेप्ट? मैं कैसे अब इसको हाँ, ये मैं मैं कॉन्क्लूड। मैं देख रहा हूँ ब्रॉड पिक्चर तो मॉडर्न मेडिसिन का है, तो वहाँ क्या गड़बड़ हो रही है और उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, होता ये है कि पेशेंट ऑलरेडी 7 से 8 दिन सफर होते रहता है घर में, हुँ, लेकिन नेग्लिजेंसी या पैसा बराबर नहीं होना इलाज के हुँ। लिए, नेग्लिजेंसी होना या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलना उन लोगों को, तो बहुत ही इजी ले लेते हैं, 7 से 8 ओके। दिन यूं ही दवा देते हैं, हुँ, हुँ। माइनर इन्फेक्शन। देन आप सेकेंड फेज में एंट्री करते हो, एट दैट टाइम वो वायरस आपके लंग्स तक चला जाता है हुँ, एंड क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाता है। उस अच्छा। स्टेज में आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर हुँ, आपको फॉरन क्विक डायग्नोसिस करवाएंगे, HRCT करवाएंगे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो करवा के आपको हॉस्पिटलाइज करवा देंगे। देन फिर जो पेशेंट ICU का माहौल देखता है, चारों तरफ मौत, चारों तरफ पेशेंट को ऑक्सीजन लगा हुआ, सम पेशेंट्स आर ऑन वेंटिलेटर पे, किसी के पास पैसे का, ये तमाम चीजें पेशेंट के सामने हो रही हैं। पहले ये था कि ICU में एक ही पेशेंट होता था, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाता था, बात नहीं की जाती थी क्योंकि उसके जहनी तवाजुन पे उसका असर पड़ता था। हुँ, लेकिन एक पेशेंट को ऑक्सीजन लगती है, बाजू दूसरा पेशेंट मर रहा है, इधर बाजू में आप देखेंगे तो फैमिली वाले रो रहे हैं, पैसों की इश्यूज बताए। तो हुँ, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से उनके हार्ट रेट में प्रॉब्लम आ रही है और उनका क्लॉटिंग फैक्टर बहुत तेजी से, यानी खून जमा होने की सलाहियत बहुत तेजी से बढ़ रही हुँ, है। हुँ, एंड और इससे हटके ये कंडीशन है कि अब पेशेंट कौन से स्टेज में आता है, निमोनिया के कौन से स्टेज में है, हुँ, फैलम पूरा सीने में भर जाना, इन्फेक्शन हो जाना, तो दैट इज द लास्ट एंड लास्ट स्टेज। ओके। तो उससे बहुत आप अपना इम्पोर्टेंट
बहुत इम्पोर्टेंट आपने इंकशाफ किया है कि आईसीयू में एक पेशेंट होना चाहिए, मगर आजकल तो लाइन लगी हुई है। तो लाइक हम जनरल, हाँ, लाइक मैं जनरल वार्ड। देखती हूँ, वेरी मच शॉक्ड। हम्म यहाँ कोई मर रहा है, यहाँ किसी की ऑक्सीजन चल रही है, वहां कोई रो रहा है, डॉक्टर्स किसी पर चिल्ला रहे हैं, फैमिली वाले डॉक्टर्स पर चिल्ला। तो इन चीजों का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि मरीज के जहन पर कितना बुरा असर पड़ता है। हम्म वो ये सोचता है कि नेक्स्ट आई एम द वन, मैं मरने वाला हूँ, यही मेरे साथ होने वाला है। हम्म तो इंसान बीमारी से लड़ने की कुव्वत जो है, दवा से ज्यादा, पैसे से ज्यादा, अपनी जहनी सलाहियत और अपनी खुद एतमादी से आप चीजें हल कर सकते हो। हम्म जब आप ठान लिए हो मैं ठीक हूँ, तो मेडिसिन भी आपके साथ काम करेंगी, हर चीज आपके साथ बहुत इजीली सॉल्युबल होगा आपकी बॉडी। हम्म। तो हम ये कह सकते हैं कि आजकल के दौर में आईसीयू के कॉन्सेप्ट को मार दिया गया है। अब कहाँ है आईसीयू? हम्म अब तो नहीं है, आईसीयू नहीं है बिल्कुल। बस। बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ये जो है सीन है, जैसा कि आपने बताया है कि लाइन से बेड्स हैं और खाली एक बारीक सा पर्दा है। एक थोड़ा ग्लैमरस लुक तो है। डॉक्टर्स कवर्ड है, वेल कवर्ड है, डॉक्टर्स अपने आप को कवर रखते हैं, लेकिन पेशेंट की जहनियत, जहन का आप अंदाजा लगाइए हम्म कि पेशेंट कितना अपने आप को ब्रेक करता है इन चीजों को देख के। हम्म। ठीक है। तो तो ये अब चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी बात कही है आपने। साइकोलॉजिकली पेशेंट इल हो जाता है एक्चुअली, जब सही। उसको पता चलता है कि कोविड पॉजिटिव है, तो तभी से उसके सोचने की सलाहियत चेंज हो जाती है। तो हम्म उस टाइम पे फैमिली केयर, मैटरनल केयर, यानी माँ बाप के इन्हें साथ होना, फैमिली वाले हैं तो अपने हस्बैंड, हम्म अपने बच्चों के साथ रहना, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनके जहन को चेंज करे, उनके मूड को चेंज करे और उनमें खुद एतमादी बनाए रखे आप। ऐसे में साइकोलॉजिस्ट की भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस सामने आती है। कहते हैं साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसान का जो जहन है ना, दैट इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ द बॉडी। हम्म आप जो बटन दबाएंगे, यू विल सी दैट चैनल ओनली। राइट राइट। तो अब आप वापस आते हैं यूनानी तरीक़े इलाज पे। जब कोई इनिशियल स्टेज में होता है, उसे खांसी होती है, सूंघने की सलाहियत चली जाती है, टेस्ट चला जाता है, बुखार है, तो क्या दवाएं जो है आप देती है? अगर लाइट कोई बिल्कुल इनिशियल माइल्ड चीजों से आ रहा है हमारे पास कंप्लेंट्स करके, तो पहले तो आइसोलेट करवा देंगे। फिर यूनानी में चंद ऐसी दवाएं हैं हम्म जिसका हम डिकॉक्शन बनाकर आपको 7 से 11 डेज देते हैं। हम्म। वो दिन 2 बार ठीक देते हैं, तमाम ठंडी चीजों से उनका परहेज बताते हैं। फिर ठीक। अगर इसी के साथ उसकी इम्यूनिटी गिर रही है, बहुत ही ज्यादा कमजोरी, जिस्मानी तवानाई उसकी कम हो रही है, तो फिर इम्यून सिस्टम को फिर से बराबर करने के लिए फिर उन दवाओं पर फोकस किया जाता है। उसी के साथ अगर बहुत ही पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहा है, तो फिर हम उनके टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट करवा के निमोनिया के लिए जो स्पेशली दवाई होती है, हम्म यानी बलगम को निकालने के लिए, फिल्म को सीने में से निकालने के लिए जो दवाई होती है, स्पेशली उन दवाओं का हम इंतखाब करते हैं। और खून को पतला रखने वाली, ये बहुत ही जरूरी बात है, खून को पतला रखना बहुत जरूरी है इस चीज हम्म में। इसलिए मैंने आपको बताया अपने वीडियोस में कि जो मैंने डिकॉक्शन या मैं जो शांदा का जिक्र कर चुकी हूँ, ये सौंठ, काली मिर्ची, हल्दी एंड मुलठी का जिक्र मैंने किया हो, तो उन तमाम चीजों को आप एक्यूरेट क्वांटिटी में आप। ज़रा आप थोड़ा फार्मूला बता दें हमारे नाजरीन की सहूलत के लिए। ठीक है। मुलठी, जिसको जी ग्लाइसारा कहा जाता है, जी। जो बहुत ही यानी लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के लिए नंबर 1 ड्रग है ठीक। मुलेठी, जिसको ग्लैब्रा, हम्म और लोकल वेंडर्स के पास बहुत ही इजीली और बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाती है। ठीक है। सोंठ, सी हम्म हुई सोंठ, फ्रेश सोंठ, हम्म। काली मिर्च जी और लॉन्ग पेपर, जिसको पेपली कहा जाता है, लॉन्ग पेपर, जी पेपली, जी। ये चार आप चीज़ें। ले लें। 4 चीजें ले लें, इसी के साथ हल्दी भी ले लें आप, जिससे आपका खून पतला होगा, और ओके। दालचीनी। जी। ये तमाम चीजों का, इसके क्वांटिटीज अलग अलग है, मैं आपको बताऊंगी, यानी इसके डोज अलग अलग आपको सेलेक्ट करना है। इन चीजों का मिक्सचर बना के आप रख ले। सुबह उठकर आप 1 गिलास गर्म पानी बॉईल करें, बॉईल करके आप छान कर ले लें। इससे आपका इतना आपको यानी कंजेशन अगर हो रहा है, सीने में बलगम जमा हो चुका है, तो विद इन 2 to 3 आवर्स आप बहुत ही हल्का और लाइट फील करेंगे, एंड बलगम निकलना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी ठीक है। में से, ठीक है। एखराज होना शुरू हो जाएगा गले के थ्रू। ठीक है। अगर डोज भी बता दें तो कोई भी अगर घर पर बैठकर अगर इसका इस्तेमाल करना चाहे। जी जी जी। मुलेठी आप ले सकते, मैं सिंगल डोज बता रही हूँ। मुलेठी अच्छा। आप ले सकते हो 1 ग्राम, हम्म मुलेठी ले सकते हो। सौंठ, पिपली, हम्म काली मिर्च हम्म और दालचीनी, टू हम्म। फिफ्टी मिलीग्राम्स टू जी फिफ्टी मिलीग्राम्स का ये जो बनाइए 1 ग्राम मुलेठी। क्योंकि मुलेठी का डोज
बीपी पेशेंट्स में ज्यादा नहीं देना है, इससे बीपी एलिवेट हो सकता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को कहीं से कुछ नुस्खा मिल जाए तो वो ऐसे ही यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके फिर ड्रॉबैक्स हेल्थ के ऊपर बहुत होते हैं। जिस तो तरह से सना माइल्ड, मक्खी यूज करके लोग परेशान हुए। देखिए सना मक्खी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम खराब हो चुका है, ऑलरेडी यू आर एक्सट्रीम, आप फटेग में हो, तो उस टाइम पे आपको ज्यादा डायरिया होना, मोशंस होना, यानी आपके अंदर की कुव्वत पूरी जाया होती जाएगी जी हाँ। मोशंस के। जी हाँ। आपको तो अच्छी ऐसी डाइट शिकायत लेना, मौसूल हुई। हाँ, जी। और तवानाई आपकी गिर जाएगी, वायरस से ठीक। लड़ने की कुव्वत बिल्कुल चली जाएगी आप। ठीक तो है। आप जो भी नुस्खा या मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हो, आप उस डॉक्टर से पहले ठीक। अच्छी तरह से कंसल्ट कर लो, उनके एडवाइस से, एक्सपर्ट एडवाइस से आप शुरू करें। ठीक है। तो ये जो है नॉन बीपी पेशेंट्स के लिए है नुस्खा, ये आप जो बता ना रहे हैं। ना ना, बीपी पेशेंट्स के लिए, बीपी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी ले सकते हो, बट इन दैट क्वांटिटी व्हाट आई हैव मेंशन, 1 ग्राम। हाँ। इससे ज्यादा नहीं लेंगे आप, इससे ज्यादा लेंगे तो फिर आपका बीपी एलिवेट हो सकता है। ठीक है। ठीक है। और हल्दी कितनी लेंगे? 250 मिलीग्राम्स। 250 मिलीग्राम, राइट। तो सिर्फ मुलट्ठी जो है 1 ग्राम लेना है, बाकी पूरे 250 मिलीग्राम लेना है। ग्राम्स अब आप अकॉर्डिंग टू, आप 100 ग्राम्स का अगर आप फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं तो अपने घर में यू कैन कीप स्टोर, आप कर सकते हो। एंड ठीक। तमाम बच्चों में थोड़ा सा डोज कम कर दे, इफ यू आर ठीक। टेकिंग 1 टीस्पून, बच्चों में हाफ टी स्पून दे सकते ठीक है। तो अब ये काढ़ा किस तरह से बनेगा? पानी कितना डालेंगे, कितनी देर उबालेंगे? हो। 1 गिलास पानी डालना है, 1 चम्मच पाउडर डालना है आपको। हम्म। 1 चम्मच पाउडर डालिए, 1 गिलास में बॉईल करें उसको अच्छे से, 1 चम्मच या आधा चम्मच डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। अगर बहुत ही अच्छे तंदुरुस्त हो तो 1 चम्मच डालें, अगर ठीक। बहुत ही कमजोर हो, वीक हो, तो आधा चम्मच डाल के बॉईल करें 5 मिनट, फिर उसको स्ट्रेन करके आप पी लें, नहार पेट आपको पीना है। एंड इसके अच्छा, बाद इसको कोई पानी पानी की क्वांटिटी कम नहीं होना है, जिस तरह से पानी नहीं कम होना है। एक गिलास पानी को आधा कर लें, ऐसा नहीं है? थोड़ा अच्छा। सा एवोपरेट होने दे उसको, ठीक। थोड़ा सा एवोपरेट, ठीक। क्योंकि चंद चीजें इसमें ऐसे हैं, अगर आप इसको ज्यादा देर तक बॉईल करेंगे तो फिर वो अपनी कुव्वत, यानी उसकी एफिकेसी खो देगा। एफिकेसी कम हो जाएगी, बिल्कुल। तो ये तो मामला है कि इनिशियल स्टेजेस में अगर कोई कोविड के शिकार होते हैं तो ये लेना है। अब अगर कोई नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है तो जी, उसको थ्रोम्बोसिस का खतरा रहता है, और फाइब्रोसिस का, लंग फाइब्रोसिस का खतरा रहता है। तो इससे बचने के लिए क्या दवाएं दी जाएंगी? इससे बचने के लिए हमारे पास स्पेशली, मेरे अपने पास फॉर्मुलेशन तैयार होते हैं, हम्म। माजून की शक्ल में या हम्म। सुफूफ की शक्ल में, जो हम्म। खून को बहुत ही पतला करता है। अच्छा। उसमें कुछ स्पेशल ड्रग्स ऐड होते हैं, तो फिर हम उनका माजून बना के आपको देते हैं। सेकेंड स्टेज की मैं बात कर सेकंड रही हूँ। से जी। तो इससे इससे जो है लंग को डैमेज से बचा सकते हैं हम। और बिल्कुल, यानी सेल्स एंड टिश्यूज दैट कैन रीगेन टू द नॉर्मल पोजीशन एंड साइज, जो फाइब्रोसिस होके सख्त, बिल्कुल सख्ती अख्तियार कर लेता है, बलगम जमा होने की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, तो हम्म। उस इन्फेक्शन को दूर करके आपके एल्वियोलाई को बिल्कुल ठीक करता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ माजून से इलाज। एक और है खून को पतला रखने की, जिसे कहते हैं लीच थेरेपी। तो क्या आप लीच थेरेपी रिकमेंड करेंगे कोविड पेशेंट्स के लिए? आप बिल्कुल कर सकते हैं, ब्लीच थेरेपी कर सकते हैं, आप हिजामा कर सकते हैं, कपिंग कर सकते हैं, और स्टीम के जरिए से आप उनका इलाज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अद्विया दवाएं हैं जो हम स्टीम इनहेलेशन लेके, यानी बलगम डिसॉल्व होता है सीने में से, आपके बलगम डिसॉल्व होता है, खून पतला होता है कई दवाओं हम्म। से। बहुत सारे मसाज है, तेल के मसाज है, ऑयल मसाज है, जिससे भी आपका खून पतला होता है। एंड स्पेशली सम स्पेसिफिक ड्रग्स आर देयर जो ब्लड थिनर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों का हम इंतखाब करके, यानी पेशेंट की डिमांड पर फिर हम उनको बनवा कर देते हैं, इफ दे आर विलिंग टू कंटिन्यू इन सेकेंड स्टेज ऑल्सो। ओके। कंसिडरिंग देयर मेडिकल हिस्ट्री, जिसको बीपी है, अपने डायबिटीज है, ये सारे चीज़ों को मद्देनजर तमाम रखते हुए। को मद्देनजर रखते हुए फिर हम मेडिसिन का इंतखाब करते हैं। सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, क्वालिटी एंड एज ऑफ द पेशेंट, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ये तमाम चीजों को देखकर सिलेक्शन ऑफ द ड्रग्स, फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन तैयार होता है। ठीक। मार्केट की कोई दवा मैं यूज नहीं करती हूँ, एंड मार्केट में कोई ऐसी फॉर्मुलेशन नहीं है, स्पेशली हम्म। पर्टिकुलर चंद मेडिसिन है जो सबको पता है हम तक के क्या काम करते हैं। तो हम्म। चंद चीजों के लिए जिनका हम इंतखाब करते हैं, लेकिन जो अब मेरे खुद के फॉर्मुलेशन है, मैं तमाम कॉम्प्लिकेशंस के लिए डील करती हूँ इन चीजों, ओके। तो उसी के डॉक्टर साथ साहबा। मॉनिटर करेंगे। जी, हम्म। हर कोई बोल रहा है शुरू से कि जो है कोविड को कोविड का इन्फेक्शन से बचने के लिए, या फिर इन्फेक्शन है तो उसको किल करने के लिए स्टीम लीजिए। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टीम सादे पानी की होगी या फिर उसमें कोई ड्रग्स होंगे, और फिर स्टीम किस तरह से लेंगे? स्टीम सादे पानी की तो ज्यादा काम नहीं करेगी आपको।
उसमें ठीक है। थोड़े से मैंने परसों भी एक अपना पोस्ट शेयर किया था, तो उसमें मैंने कुछ ड्रग्स के बारे में बताया था आपको, जैसे कि सत्य अजवाइन है, सत्य पुदीना है, हम्म। और काफूर है, और हम्म। लौंग का तेल जिसको कहा जाता है। इन तमाम का मिक्सचर बना कर आप एक बोतल में रख दें रात भर, तो फिर वो सुबह में लिक्विड की शक्ल में हो जाएगा। फिर आप इसको 2 से 3 खतरे गर्म पानी में डालकर स्टीम के तौर पर ले सकते हो, जो नेबुलाइजर का काम करता है। मॉडर्न मेडिसिन में जो नेबुलाइजर होता है, हम हम्म। अस्थमा में यही देते हैं। एंड अच्छा। बहुत तेजी के साथ ये खून को भी पतला करता है, जमी हुई चीजों को मेल्ट करने की सलाहियत होती है, और बलगम को निकालता है जिस्म में से। अच्छा। एंड आपकी तो ब्रीथिंग कैपेसिटी को बहुत इंप्रूव करता है, ठीक क्वालिटी आप ऑफ ऑक्सीजन ठीक आपको मिलती ठीक है। आपने बताया सत्य अजवाइन, सत्य पुदीना, काफूर, लौंग, और लौंग का तेल जो लौंग का होता है। तेल, जी। ये 4 इक्वल चीजें क्वांटिटी। इक्वल इक्वल क्वांटिटी। क्वांटिटी जी। ठीक ठीक है। अब इसको लेंगे किस तरह से? पानी में उबालेंगे और डायरेक्ट फेस पे पानी भाप ले लेंगे? पानी उबालना नहीं है। पानी को अच्छी तरीके से बॉईल कर ले, जब बिल्कुल तेजी के साथ बॉईल होता है, तो हम्म। उस टाइम पर आप ऑफ करके वो बर्तन में पानी रख के उसमें 2 से 3 ड्रॉप ऑफ डाल के हम्म। कवर कर सकते हैं। या अगर आपके अच्छा। पास नेबुलाइजर है, नेबुलाइजर किट है आपके पास, तो फिर वो नेबुलाइजर में भी आप 2 से 3 ड्रॉप, जैसे कि आप नेबुलाइजेशन लेते हो उसी तरीके से भी आप ले सकते हैं। दैट्स नॉट द इशू। अच्छा। अच्छा। ये डायरेक्ट जब भाप हम लेते हैं तो चेहरे के स्वेट पोर्स ओपन हो जाते हैं और फिर आंखों के लेंस को भी मुतासिर होने का खतरा रहता है। तो क्या जी। खतरा है? वाकई इससे डरने की जरूरत है? इसके प्रिकॉशंस लेना है या फिर कुछ बात नहीं है? एक्सट्रीम हीट नहीं होनी चाहिए। एंड व्हेन यू आर टेकिंग स्टीम, एट द टाइम यू हैव टू क्लोज योर आईज। आप आंखें बंद करें, ठीक है। खुले नहीं रखना चाहिए, ओके। खुले नहीं रखना ठीक चाहिए। है। दिस इज वेरी डेलिकेट एरिया है, जो रेटिना होता है ये पूरा बिल्कुल बहुत ही डेलिकेट होता है, तो इतनी गर्म भाप से इट कैन डैमेज योर आई सेल्स एंड टिश्यूज। तो हम्म। आप अपनी आंखों को क्लोज करें, कवर हेड विद टॉवल से आप कवर करें, ठीक। आंखें बंद करके, एंड इनहेल हम्म। इनहेल करें। तो अब चेहरे के स्वेट पोर्स खुलने का खतरा होता है? एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। आप बाज लोग, चेहरे के आपने आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया पे, बाज लोग बता रहे हैं आप आप स्टव पे कुकर रखिए और जहाँ से सीटी भाप निकलती है वहाँ पे पाइप लगा लीजिए और तेज़ी से भाप निकलेगी और उसको आप इनहेल कर लीजिए। इट कैन बर्न योर फेस, वो आपको डैमेज कर सकता है बिल्कुल। हम्म। दोज हु आर नॉट डॉक्टर्स, वो डॉक्टर नहीं है, यानी सम प्रैक्टिस से बता देते हैं, लेकिन हम्म। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स दैट इज वेरी रिस्की। यानी बिल्कुल ओके। चूल्हे पे की भाप आप लेंगे करेंगे तो चेहरा आपका डैमेज हो, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। अगर वो रबर फट जाए, कुछ हादसा आपके साथ हो जाए, तो दैट्स हम्म। वेरी रिस्की। तो ठीक जो है। भी ले रहे हो आप प्रिकॉशंस के साथ ले लीजिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह सेफ रहोगे। हम्म। अच्छा, ऐसा पहली कोई? आप ये एक बात मैं एक एक एडवाइस देना चाह रही हूँ इस इंटरव्यू के जरिए। हम्म। आप जो भी बात सुनते हो, जहां किसी से भी आपको मालूमात फराहम होते हैं, उस चीज को आप एक्सपर्ट से पहले डिस्कस कर लें, फिर हम्म। आप अपनी जिंदगी भर अमल करें उस चीज पे। ऐसा नहीं है आपने कहीं कुछ देखा एंड यू आर प्रैक्टिसिंग दैट वन, ऐसा नहीं है। जी। बोलने वाले किन हालात में बोलते हैं, उनके कंडीशंस क्या होते हैं पता नहीं। हम्म। कौन बोल रहा है, एडवाइस किससे मिल रही है, कितना यानी करेक्ट है इस चीज के बारे में, आप उस चीज को मालूम करके यूज करिए तमाम चीजें। ठीक है। अच्छा, नेबुलाइजर के थ्रू स्टीम लिया जा सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं आप। नेबुलाइजर में आप थोड़ा सा पानी डालकर, गर्म पानी, स्टीम के ड्रॉप्स आप डालकर ले सकते ओके। ज़्यादा बेहतर होगा या फिर आप जो पुराना टवल लगा के करना वो ज़्यादा बेहतर है? हैं। पुराना टवल जो लगा के जो कह रही हूँ ना, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको लगेगा, कंप्लीट लगेगा आपके ठीक। पूरे फेशियल सेल्स एंड टिश्यूज। साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगा। हम्म। एंड स्किन ब्रेथ करने लगेगी आपकी, तमाम ये गले की सूजन चले जाएगी, ये यहाँ के कान के इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन, बिल्कुल डायरेक्ट लगेगा। दैट इज ठीक है। मोर इफेक्टिव। ठीक है। अब थोड़ा ब्यूटी कॉन्शियस लोगों के लिए, जब भाप लगने से स्वेट पोर्स ओपन हो जाएंगे तो उसको वापस बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट बंद करेंगे? और एक बात पहले, डायरेक्ट बंद करेंगे या फिर थोड़ा क्लेंजर लगाएंगे और साफ करेंगे उसको, उसके बाद बंद करेंगे? स्टीम जब आप लेती हो तो ऑटोमेटिकली पोर्स ओपन हो जाएंगे एंड इट गिव अ गुड ब्लड सप्लाई टू योर फेस। हम्म। बहुत ही नाजुक होती है चेहरे की स्किन, तो हम्म। ब्लड सॉरी पोर्स ओपन हो जाएंगे तो उससे पूरी टॉक्सिसिटी थ्रू स्वेट, आपको पसीना निकल के पूरी गंदगी निकल जाएगी। उसके बाद आप कुछ मॉइस्चराइजर लगा सकते हो अपनी क्रीम पर टू गेट बैक इट नॉर्मल, आप मॉइस्चर करने के लिए। देन आफ्टर दैट आप आइस फॉर्मेंटेशन कर सकते हो। यू कैन कीप सम आइस पैक्स लगा सकते हो जो पोर्स ओपन हो चुके हैं, तो हम्म। उसको क्लोज करने के लिए फिर आप यू कैन कुछ ठंडी से आप आइस पैक लगा लीजिए चेहरे पे, रोज तो वाटर या आइस। ऑलरेडी सर्दी से पीड़ित हैं, जिसको जुकाम है, खांसी है, वो भी आइस पैक लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है?
चेहरे पे। हाँ, उनके लिए नहीं है ये चीज। हाँ, आप दोनों चीजें एक साथ, ब्यूटी एंड हेल्थ एक साथ मत देखिए। मैं एक साथ इसीलिए लगा रहा हूँ। हेल्थ ये होने दुनिया में हंगामी सूरत है, हंगामी सूरत हाल है। आ, कुछ आप जैसे लोगों को सेहत का भी ख्याल रखना होता है, लोगों का इलाज भी करना रहता है, फिर अपना भी ख्याल रखना होता है। कुछ लोगों को कोविड लाइक सिमिलर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो जल्द बाहर आ रहे हैं, तो ये चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो मैं इसीलिए दो चीज़ों को मिला रहा हूँ डेलिबरेटली। तो अब एक अब साथ ऐसे आपके, लोगों को क्या करना चाहिए जो सर्दी से परेशान है, वो स्टीम ले रहे हैं, उनको स्वेट पोर्स वापस बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब तक कि आप सर्दी से रिकवर नहीं होते, आप अपने चेहरे पे आइस पैक ना लगाएं। ओनली ठीक, विद अ मॉइस्चराइजर और बादाम ऑयल से आप मॉइस्चर कर सकते हो, वो भी पोर्स को बंद करेगा। एंड अ ठीक, लॉट ऑफ फेस पैक्स इन यूनानी जो मैं देती हूँ, उससे भी वो आपके पोर्स को बंद करेगा। तो ठीक, ऐसे लोगों के लिए ये ऑप्शन है। ठीक, मैं आइस एडवाइस नहीं करूँगी। ठीक, ठीक है, ठीक। फिर यहाँ के एरिया में टारगेट होता है कि आपको सर्दी से बलगम जमा हो जाए, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम हो साइनस सकता में, है। जी बिल्कुल। अब आखिरी सवाल। हर कोई ये कह रहा है कि इलाज जो है, बीमारी से इलाज बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अब कोविड से बचने के लिए जो इम्यूनिटी डेवलप करने वाले जड़ी बूटियां हैं या फिर घरेलू चीज़ें हैं, अगर आप ये नाज़रीन को बता दें तो सल्लल्लाहु मेहरबान। अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीमारी के लिए दवा आपके किचन में छुपी हुई है। जी, हर बीमारी की दवा आपके घर के किचन में छुपी हुई है। जी। लेकिन आजकल लोगों का भरोसा, जितने हाई प्रोडक्ट्स होंगे हम्म, उतनी इफेक्टिव मेडिसिन होगी। लोगों की जहनियत ऐसी बन चुकी है, हम्म, जब मैं घरेलू नुस्खे देती हूँ तो वो ट्राई करना नहीं चाहते। हम्म, ये क्या काम करेगा, मतलब जहन ऐसा। वही हम ब्यूटी मार्केटिंग, कुछ प्रोडक्ट्स हम मार्केटिंग करेंगे तो दे विल कैच इजीली। हम्म, ऐसा नहीं है। जब पहले डॉक्टर्स नहीं थे, दवाई नहीं थी, यही तो सब कुछ था ना। हम्म, इसी से लोगों की खूबसूरती चलती थी, इसी से जिंदगी चलती थी, इसी से सेहत चलती थी। और हम्म, लोगों की उम्र देखिए आप, 400 साल, 300 साल उस टाइम के लोग जो होते थे, एंशियंट लोग, ये उम्र हम्म। पाते थे। तो आपके घर के किचन में भी बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिससे आप इम्यूनिटी मेंटेन कर सकते हो। उससे हटके आप हर्बल मेडिसिन में बहुत ऐसी सारी चीजें जिससे इम्यूनिटी मेंटेन कर सकते ठीक है। तो आप थोड़े घरेलू नुस्खे बताएंगे इम्यूनिटी बूस्टर्स की? हो। मैंने परसों में एक अपने वीडियो में शेयर किया था कि इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए मोरिंगा पाउडर जो मैं अपने घर में यूज करती हूँ, मोरिंगा पाउडर, इसको हम्म, मोरिंगा ऑलिविया के नाम से, यानी हम जो आम जबान में कहते हैं कि सोजने की फली जो होती है, जिसे हम्म, हमारे यहाँ घरों में बनाया जाता है, उसके पत्ते का सुफूफ, जिसको मोरिंगा पाउडर कहा जाता है, दैट इज द नंबर वन इम्यूनो बूस्टर एंड कीमो के लिए यूज होता है, बहुत ज्यादा अच्छा, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के लिए? यस, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी कैंसर मेडिसिन दैट इज। अच्छा, तो वो आप वो ले ले, 1 चमचा दूध के साथ ले सकते हो। इसके साथ आप गिलो का पाउडर, गिलो गिलो टीनियास्पोरिया कॉर्डिफोलिया जिसको कहा जाता है, ये भी टीनिया बहुत ही सस्ता। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। हाँ हाँ, टीनियास्पोरा कॉर्डिफोलिया जिसको कहा, जी, तो जिसे आम गिलो, जबान में गिलोय कहते हैं। गिलोय कहते हैं। वो दोनों का सुफूफ बना के आप रख ले, आप उसको दूध के साथ ले, बॉईल करके ले, आपकी अपनी चॉइस है। आप घी में मिलाकर 1 चमचा खाएं, हम्म, ठीक है। जिससे आपकी तो इम्यून सिस्टम ये तो जड़ी बूटियां हैं, आम आदमी की दस्तरस नहीं होती है। ना तो जी। सोजनी की फली का पत्ते तक पहुंच पाएंगे, और ना ही जो है गिलोय, हालांकि दिखती है बाजार में, मगर कहाँ जाएंगे, कौन तोड़ेगा? किचन में कौन सी चीज़ ऐसी मौजूद है जो इम्यूनिटी बूस्ट करती है? इम्यूनिटी बूस्टर के लिए मैं आपको बताऊंगी बादाम एंड अंजीर, उसके साथ बादाम। ब्लैक, बादाम अंजीर ब्लैक। अंजीर जो है हाई नंबर वन एक्सपेक्टोरेंट है, जो बलगम को निकालता है। हम्म, अगर आप एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे लेना चाहे तो आप रात में उसको भिगो दें, 2 से 3 अंजीर रात में भिगो दे 1 गिलास पानी में, सुबह नहा पेट ले। हम्म, जो पाइल्स के लिए बहुत ही कामयाब है, और सर्दी खांसी जुकाम के लिए, लंग्स से फलम को निकालने के लिए बहुत ही अच्छा है एक्सपेक्टोरेंट। और इम्यूनिटी के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तो दूध में आप शेक के तौर पर अंजीर बादाम डाल के आप उसका शेक नहार पेट ले लें। अच्छा, आला दर्जे की कुव्वत आपको, बहुत ही इम्यून सिस्टम आपका बहुत तेजी के साथ डेवलप। अच्छा। ब्लैक मुनक्के का भी आपने जिक्र किया। हाँ हाँ, ब्लैक मुनक्का भी ऐड करें उसमें, तो आपके ब्लैक ही होना आयरन, चाहिए मुनक्का, नॉर्मल कलर का ब्लैक नहीं? ब्लैक क्वालिटी होती है। ब्लैक जो होती है बड़ी साइज में होती है, काले किशमिश जिसको कहा जाता है, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक ऑफ ओके, आयरन होता है वो। आपके आरबीसी को बहुत जल्दी डेवलप करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे बरकरार रखेगा। तो आप 1 गिलास दूध में
आप डायरेक्ट या बॉईल करके ले सकते हो, उसका पाउडर बना के ले सकते हो, डायरेक्ट ले सकते हो। इसी के साथ आप घी गवार जो होता है, एलोवेरा जेल, उसको भी एक टाइम लेना चाहिए, जो प्लाज्मा थेरेपी के तौर पे काम में आता है हमारे पास। जो आजकल प्लाज्मा थेरेपी चल रही है, जो एंटीबॉडीज आपके प्रोटीन से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज, तो उसके लिए प्लाज्मा थेरेपी के लिए एलोवेरा जेल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, 1 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल। ओके, ओके, ओके। बहुत मुफीद मशवरे आपने दिए हैं, जज़ाकल्लाह खैर। ज्यादा गोश्त ले, अंडा ले, दूध ले, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। हाँ, थोड़े से फ्रूट से थोड़ा एहतियात रखें इस वबाई कंडीशन में, क्योंकि फ्रूट्स के जरिए से बहुत जल्दी फैलम और जिस्म में ठंडक पैदा होती है। चंद ठीक, स्पेशली फ्रूट है जिनसे बलगम बहुत तेजी के साथ बनता है, तो ठीक, थोड़ा सिट्रिक फ्रूट्स एंड थोड़ा जो फ्लेगमेटिक फ्रूट्स है जिससे बलगम जल्दी बनता है, उन चीजों को थोड़ा अवॉइड करिए। रिमेनिंग ऑल प्रोटीन, एग्स, मिल्क शेक्स, ये तमाम चीजें आप, बादाम का हरीरा है, ये लेके अपने इम्यून सिस्टम को बिल्कुल फाइट करने के लिए ठीक किसी है। के साथ कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दे, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपने आप को कॉन्स्टिपेशन से फ्री रखिए। ये दैट इज रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। कॉन्स्टिपेशन ना होने, लिवर को एक्टिव रखिए। देन रिमेनिंग ऑल सब अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर रूही खातून, एमडी यूनानी, और थायराइड पर इनकी काफ़ी अच्छी रिसर्च चल रही है, काफ़ी अच्छा जो है कामयाब इलाज करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे अमराज के इलाज करती हैं, जिसमें कोविड भी शामिल है। 1 साल से काफ़ी जो है पेशेंट्स जो है शिफायाब भी हो चुके हैं। इन्होंने बहुत प्यारी बात कही कि आजकल जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है कॉर्पोरेटाइजेशन में, आईसीयू को मार दिया गया है, आईसीयू के कॉन्सेप्ट को मार दिया गया है। बज़ाहिर आईसीयू है, मगर पेशेंट के दिमाग से खौफ ये दूर नहीं कर पाते, बल्कि बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो देखकर ही माहौल मर रहा है। एक तो ये, दूसरे ये कि जो है लोग शुरू में इलाज नहीं कराते, इंतज़ार करते हैं, लापरवाही करते हैं, या फिर उनके पास पैसा नहीं होता, मुख्तलिफ़ वजूहात से अपने आप को जो रोके रखते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं। अगर आप शुरू से ही इलाज कराएं तो बहुत मामूली जो है इलाज से फ़ायदा हो जाएगा। अफोर्डेबल भी है यूनानी इलाज, आसानी से हो जाएगा भी, इससे साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। बहरहाल बहुत सारी तफसीलात, इन्होंने चंद नुस्खे भी दिए हैं किस तरह से कोविड से बचा जाए अपनी इम्यूनिटी डेवलप करते हुए, और अगर कोविड इनिशियल स्टेज में कुछ होता है तो उसे क्या करना चाहिए। एडवांस स्टेज अगर होता है तो आप इनसे रुजू हो सकते हैं, और अपने आप को कोविड से बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। तो अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।